हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एफके का नोटिफिकेशन आउट हो गया और उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं। कितनी वैकेंसी हैं पूरा एलेबोरेट मैं करूंगा इस पूरे इसको नोटिफिकेशन को, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। मेरी फ्री क्लास आपको मिलती रहेंगी टाइमली, मेरा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। सारी चीज़ों का जो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो शुरू करते नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो सही टाइम पे नोटिफिकेशन आ गया, चिंता की कोई बात नहीं है। एफकेट 2/2020 के लिए एग्जाम शुरू होगा अब, ठीक है, जिसका डेट भी आ गया है 19 सितंबर से और 20 सितंबर, मतलब 2 दिन होता है नॉर्मली, आप जानते ही हैं। तो 2 दिन क्या होगा, आपका पूरा एग्जाम होगा 19 सितंबर को और 20 सितंबर को, ध्यान रखना। अब इसमें कितनी वैकेंसी है, कैसे कैसे वैकेंसी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है, एक फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा टेक्निकल ब्रांच और तीसरा क्या होता है ग्राउंड ब्रांच। वैसे ही हम टेक्निकल ब्रांच को ग्राउंड ब्रांच के अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड ब्रांच के 2 पार्ट हुए, एक टेक दूसरा नॉन टेक। टेक का मतलब क्या होता है, जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जो टेक एंट्री से आते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए है। नॉन टेक जो होगा वो बीकॉम वाले हैं, बीएससी वाले हैं, जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन परसू कर रखा है उनके लिए है। मैंने आप लोगों से बहुत टाइम पहले कहा था कि एयरफोर्स के अंदर जो अकाउंट ब्रांच है वो खत्म होने वाली है, और फाइनली वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है। इसके अंदर अकाउंट ब्रांच का कोई भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड ब्रांच में एडमिन है, और यहाँ पर एजुकेशन ब्रांच है। लॉजिस्टिक भी गायब हो गया और यहाँ से गायब हो गया अकाउंट ब्रांच भी, क्योंकि अकाउंट ब्रांच का कोई एज ए, मान लो मैं किसी अकाउंट अफसर को रिक्रूट करते हैं तो कोई एडवांटेज नहीं है, वो सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, वो सारा काम बहुत अच्छे जो एक्स एंड वाई ग्रुप के बंदे होते हैं वो बहुत इसको परफॉर्म कर रहे हैं। मेनली जो वाई ग्रुप के पास ही होता है डिपार्टमेंट, तो दे कैन इजीली परफॉर्म। तो रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिसर का वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर इस बार क्या वैकेंसी नहीं है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपको अकाउंट ब्रांच पूरा फिनिश दिखेगा, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसीलिए फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ब्रांच के 2 पार्ट, टेक ब्रांच और नॉन टेक ब्रांच, और साथ में क्या है मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है, ये भी ग्राउंड ब्रांच का एक पार्ट काउंट होता है। सबसे पहले बात करूंगा फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच में कोई परमानेंट कमीशन नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसके लिए ध्यान रखना। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है यहाँ पर 74, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों काउंट होंगे। अब तुम्हारे बहुत सारे डाउट होता है कि सर, बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल हूं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया एक बार में ही देख लो आप, ताकि बार बार आपको पूछने की रिक्वायरमेंट ना रहे किसी से भी। आप लोग इस बात को देखिए कंपटीशन कितना कम है। मैं तो ये मानता हूं कि बच्चे नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ते तो कंपटीशन तो कम ही हुआ, सीधी सी बात है यार। क्योंकि जो बच्चा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा उससे एग्जाम में पढ़ने की हम लोग उम्मीद नहीं करेंगे। अब यहां पर सुनो 12th में क्या क्राइटेरिया। 12th में क्लियरली शो कर रखा है यहां पर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर कि जिस स्टूडेंट ने मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब पहली बात तो अगर फ्लाइंग ब्रांच लेनी है तो नॉन मेडिकल आपके पास होना चाहिए। अगर वो पूछा मेडिकल वाला एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। आर्ट्स वाला एलिजिबल है, नहीं है। बीकॉम वाला है, नहीं है। ठीक है, तो 2 ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हुई, एक बीएससी और दूसरा बीटेक। ये दोनों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर पहली क्या है, 50% मार्क्स हो मैथ और फिजिक्स में। क्या हो यहां पर 50% आपका मार्क्स होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 50% एटलीस्ट आपका स्कोर यहां पर होना चाहिए। लिखा हुआ क्लियरली, candidate should have mandatorily passed with a minimum of 50% marks each in math and physics at 10+2 level। प्लस में साथ में क्या होना चाहिए, आपको जो आपने बीएससी किया है यहाँ पर, या फिर आप लोगों ने बीटेक किया है, उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर 60% होना चाहिए। अगर 59.9 है स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ध्यान रखना। अगर 59.9 भी है तो भी एलिजिबल नहीं हो, 59 तो भी एलिजिबल नहीं हो, 60 है पूरा एलिजिबल हो, 60.1 है यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दैट, ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन क्या है, 50% मार्क्स मैथ और फिजिक्स में 12th में, और यहां पर क्या होना चाहिए 60% मार्क्स यहां पर होना चाहिए बीटेक में, बीएससी में। आपको इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, तीनों पार्ट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहला फ्लाइंग ब्रांच है, 74 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन्स टोटल सर्विस कितनी होगी 14 ईयर। ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है भाई, परमानेंट कमीशन नहीं बनेगा एसएससी कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतना अच्छा अट्रैक्टिव बनाया गया इसका पे स्केल वगैरह कि सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कम से कम 14 ईयर तक सर्व करो। उसके बाद भी क्या होता है, लगभग आफ्टर 20 ईयर जो फ्लायर होते हैं उनको वो लोग कैटेगरी लेके ग्राउंड ब्रांच में आ जाते हैं। तो इसीलिए चाहती है गवर्नमेंट की 14 क्या हो, 14 ईयर का हो, और वो
सर्व करे 14 ईयर तक, उसके बाद उसको हम लीव कर देंगे यहाँ से। ये ऐसा रीजन क्यों हुआ है? आप लोग एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि इस बार एनडीए के अंदर भी क्या कर दिया गया, एनडीए के थ्रू परमानेंट कमीशन पहले था फ्लाइंग के अंदर, जबकि उस टाइम पे ग्राउंड ब्रांच नहीं था। अब एनडीए के अंदर क्या कर दिया, ग्राउंड ब्रांचेस को भी अलाउ कर दिया गया एनडीए के थ्रू। तो वहां पर वैकेंसी बढ़ेंगी, तो यहां पर वैकेंसी क्या होंगी, डाउन होंगी कुछ टाइम पीरियड के बाद। एकदम से नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ भी वैकेंसी क्या होंगी, डाउन होंगी, ध्यान रखना। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर डिफेंस का पार्ट बनना है। 14 ईयर बहुत अच्छा पीरियड होता है, आराम से सर्व करो। उसके बाद जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो आपके लिए लोग वेलकम कर रहे होंगे अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ। आई नो मेनी ऑफ देम माय फ्रेंड्स, यू नो, जो सर्व कर चुके थे, अभी बहुत अच्छी जगह पर हैं और उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं मतलब कितने साल तक एलिजिबल है, 20 to 24 ईयर तक, 20 से लेकर 24 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। अब एज देख लो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2001, मतलब 2 जुलाई 1997 से लेके 2001 तक के बीच में क्या है, ये सब लोग एलिजिबल है। ये सब लोग यहां पर क्या है, एलिजिबल हैं, ध्यान रखना। इस बीच में जो भी आएगा वो एलिजिबल है, ऊपर गया तो एलिजिबल नहीं, नीचे गया तो भी एलिजिबल नहीं है, इनके बिटवीन होना चाहिए। 2 जुलाई के बाद मान लो कोई कह दे 1 जुलाई 1997, दैट मीन्स ही और शी इज नॉट एलिजिबल, मेक श्योर दैट। बात करता हूं ग्राउंड ब्रांच की, तो 20 to 26 ईयर है, ध्यान रखना, 20 से लेके 26 साल तक का है। और यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 95, 2 जुलाई 1995 से लेके 2001 तक का है। अगर कोई 2002 का हो तो दैट मीन्स नॉट एलिजिबल, अगर कोई 94 वाला हो तो दैट मीन्स नॉट एलिजिबल। ये बात ध्यान रखना, मतलब 26 ईयर तक आप लोग क्या है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दो टाइप की ब्रांच है, एक तो एल है, एईएल, और एक क्या है, एईएम है, मतलब इसको बोलते हैं टेक ब्रांच। हम ग्राउंड ब्रांच का पहला पार्ट क्या है बच्चों, टेक ब्रांच है, जिसको नॉर्मली बीटेक जो कर चुके होते हैं डिफरेंट उसमें, वो लोग एलिजिबल है यहाँ पर। अब वहां पर कौन सी ब्रांच है, मेनली कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन भी अलाउड है, स्पेस क्राफ्ट है, ये सब पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है A to Z, इवन उसका शॉर्ट कोड भी लिखा हुआ है जो आपको फॉर्म फिल करते हुए आसानी होगी। अब एईएम की बात करूं, दैट मींस एम स्टैंड फॉर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या होगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन है, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल एक नया ब्रांच है, बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोग भी क्या है इस एईएम में काउंट होंगे। यहां पर परमानेंट कमीशन 40 है, यहां पर 26 है, यहां पर 23 है, यहां पर क्या 16 है। तो वैकेंसी तो पूरी भर के हैं भाई, एज कंपेयर टू आप पहले वाले से देखें, वैकेंसी धीरे धीरे क्या होंगी, धीरे धीरे आपको इंक्रीज दिखेंगी दोनों ब्रांचेस में, फ्लाइंग में भी और यहां भी। आपको दिक्कत कहां है कि नॉन टेक ब्रांच में आपको बहुत कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। पहले क्या होता कि बीकॉम वाले अकाउंट ब्रांच में चले जाया करते, अब वो भी कहां आएंगे, वो भी नॉन टेक ब्रांच में आएंगे। यहां पर जो लोग आएंगे उनको ईकेटी भी क्लियर करना जरूरी है। पहला काम देखो, पहला काम क्या होता है, एफकेट को निकालो, एप्टीट्यूड टेस्ट को पहले क्लियर करो। अगर ये आपका क्लियर होगा तो आप नॉन टेक के लिए एलिजिबल हो, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कुछ भी आपने किया हो, बीए बीएससी कुछ भी किया हो, दैट मीन्स आप एलिजिबल किसके लिए हो, एफकेट के नॉन टेक के लिए। अगर आप लोगों ने ईकेटी क्लियर कर दिया, ये स्पेशली किसके लिए, बीटेक वालों के लिए, अगर आपने ईकेटी क्लियर कर दिया तो आपके लिए क्या है, टेक ब्रांच आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा ईकेटी फेल होगा, तो कोई बात नहीं, आप नॉन टेक में आ जाओगे। किसी ने बीटेक का रखा है, मान लो उसने एफकेट का जो टेस्ट है वो निकाल लिया, प्लस में ईकेटी में फेल हो गया, तो किसके लिए एलिजिबल है, नॉन टेक के लिए। उसने बीटेक का रखा है, उसने एफकेट भी निकाला और उसने ईकेटी भी निकाला, तो क्या है वो एलिजिबल हो जाएगा टेक ब्रांच के लिए। लेकिन इन केस एफकेट क्लियर हुआ नहीं, ईकेटी क्लियर है, तो कहीं कोई देयर इज नो यूज एट ऑल, उसका कोई यूज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब बात कर रहा हूं मैं नॉन टेक ब्रांच की, तो यहां पर दो ही ब्रांच है, एडमिन और लॉजिस्टिक, ठीक है। एडमिन के अंदर एफसी होता है, फाइटर कंट्रोलर होते हैं, रडार होता है, तो बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर आपको मल्टीपल दिखेंगी बाद में। वैसे बेसिकली दो ही होती हैं, उनमें से एक एफसी है, बहुत अच्छा ब्रांच है। अब यहां पर क्या, पीसी में 23 है, एसएससी में कितने 16 है। एसएससी अगेन कितने साल के लिए, पहले 10 ईयर्स के लिए, यहां पर क्या है फर्स्ट 10 ईयर देन प्लस 4 ईयर, डिपेंड अपॉन द वैकेंसी विलिंगनेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वैकेंसी है या नहीं है। तो 10 + 4 14 ईयर के लिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिस्टिक के लिए 08 वैकेंसी, कितनी यहां पर सिर्फ 08। लॉजिस्टिक नहीं है बच्चों, यहां पर क्या है, लॉजिस्टिक गायब हो गए। यहां पर क्या बच्चे, यहां पर एजुकेशनल है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर है एजुकेशनल ब्रांच है, ध्यान रखना। लॉजिस्टिक यहां पर क्या हो चुका है, लॉजिस्टिक यहां पर गायब हो गया, एजुकेशनल ब्रांच है। अब इस एजुकेशनल ब्रांच की जब आप बात करोगे तो यहां पर भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि लॉजिस्टिक गायब हो गया, अकाउंट गायब, मतलब कम से कम 20 वैकेंसीज का आपको लॉस हो गया। इसीलिए यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तो बोलता हूं 200 प्लस तो तुम्हारा स्कोर आना ही आना चाहिए। उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अगला, उसमें देखना कि एफकेट हो कैसे 200 प्लस नंबर से क्रैक कर सकते हो बिना किसी हेडेक के, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। इससे मेरे जो आपको मेरा 200 प्लस का पूरा वीडियो मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उसको जरूर देखना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, नोबडी विल स्टॉप यू, ठीक है।
और ये नहीं कि हर बार, कम से कम 50 प्लस बच्चा हर बार यहाँ पढ़ता है मेरे से और बहुत अच्छा स्कोर करके जाता है, 200 प्लस। 224 भी आए हैं, 242 तक बच्चों के आए हैं। मेरा खुद का स्कोर भी 242 बेस्ट रहा है। उसके अलावा अच्छे खासे स्कोर मेरे स्टूडेंट ने किए। इसलिए अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, मेरे स्टडी मेथड को फॉलो करोगे, तो यू विल गेट डेफिनेटली 200 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300। अब बात होगी मेट्रोलॉजी, ये क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री। किसके लिए? पोस्ट। हालांकि इस बार 2 सीटें किसके लिए हैं? लॉ वालों के लिए भी हैं। 2 सीटें यहाँ पर किसके लिए वैकेंट है? यहाँ पर लॉ एस्पिरेंट्स के लिए भी क्या है? वैकेंट है, जो बाद में कमीशन के बाद में एयरफोर्स के जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको वो देखेंगे यहाँ पर। अब मेट्रोलॉजी के अंदर क्या है? यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, आप लोग जानते हैं, पीजी बेस पे होता है, एलिजिबल यहाँ पर दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों लोग यहाँ पर क्या है? अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी परमानेंट में 10 है, एसएससी में कितनी बच्चों? यहाँ पर 12 है। एसएससी में कितनी वैकेंसी? यहाँ पर 12 वैकेंसीज है ओनली। तो ये भी क्या आप लोगों के लिए एक अच्छा एडवांटेज है। लेकिन कंडीशन सुन लो किसमें है? पीजी इन साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, जियोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर पुट टुगेदर, प्रोवाइडेड मैथ एंड फिजिक्स वर स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल विद मिनिमम 55% मार्क्स। जो आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ा ग्रेजुएशन लेवल पर, वहां पर कितने होने चाहिए? 55% होने चाहिए। ओवरऑल कितना होना चाहिए भाई? ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए होना चाहिए कितना? 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या है? एलिजिबल हैं। जिन लोगों का सीजीपी है वो लोग यहाँ पर पूरा सिस्टम मेंशन है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इवन इस बार कुछ चेंजेस किया है, इस बार उन्होंने हाइट का स्टैंडर्ड भी रखा है। मतलब आप लोगों को अगर मेडिकल का अपना फिट देखना है, फिटनेस अनफिटनेस चेक करनी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कुछ रिकमेंड कैंडिडेट्स की वीडियो भी डलवा दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। आप जब एसएसबी देने जाएंगे वहीं पर आपका चेक होगा, रिटर्न में चेक नहीं होगा। एसएसबी देने जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर डे 1 जो स्क्रीनिंग होती है वहीं पर पहले आपको हाइट मेजरमेंट कर लेंगे। अगर हाइट कम है तो आपको वापस बैक कर देंगे, वापस रोटेड बैक टू योर हाउस, आप घर की तरफ आपको रवाना कर देंगे। इसीलिए क्या है? सारे स्टैंडर्ड को बच्चे पढ़ना है, कितना केजी कितना वेट होना चाहिए। वेट को तो मैटर नहीं करेगा, कोई वेट आप कम कर सकते हैं, लेकिन हाइट को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हाइट को क्या हम यहाँ पर हाइट को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए आपको यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। 250 रुपीज आपका फीस है, तो ध्यान रखना आपके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जो आपका सबमिशन स्टार्ट होगा वो 15 जून से स्टार्ट होगा। तो मैं बोलता हूं पहले ही फॉर्म भर देना भाई। 15 जून से क्या होगा? आपका सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट मत करना, फिर बाद में बोलते हो कि मेरा ये सबमिट नहीं हुआ, वो सबमिट नहीं हुआ, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो रिजेक्शन में बदल जाता है। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप लोग क्या है यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका सितंबर में एग्जाम है, तो राइट नाउ जून चल रहा है, मान लो 15 जून है, 15 जुलाई है, 15 अगस्त है एंड 15 सितंबर। दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटली हाउ मेनी मंथ्स? 15 जून मान लो, 1, 2 और 3, यू हैव 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम है। अगर आप इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि आप 200 प्लस का स्कोर ले लेंगे। बने रहिए मेरे साथ, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछेगा। जय हिंद।